क्लास 11 के आरोह में हम लोग शेखर जोशी का लिखा हुआ गलता लोहा प्रारंभ कर दिए हैं पढ़ना। गलता लोहा के बारे में हम बताए थे कि ये शेखर जोशी द्वारा रचित एक कलात्मक कहानी है। इसमें जातिगत विभाजन पर के आधार पर जो कार्यों का निर्धारण किया जाता है उसके ऊपर लेखक ने लोगों के लोगों की लोगों के ध्यान को केंद्रित किया है। वो बताना चाहता है कि व्यक्ति का कार्य उसके जातिगत आधार पर वितरित नहीं होने चाहिए, व्यक्ति के रुचि के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन होना चाहिए। इसका उदाहरण उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के और एक लोहार के लड़के के द्वारा दिया है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मोहन नाम का एक लड़का है जिसके पिता बंसीधर पुरोहिताई का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी पुरोहित का काम करे। वो सुनाते भी रहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है, इतनी दूरी पे पूजा के लिए जाना है। लेकिन उनका बेटा सुन के भी अनसुना कर देता है क्योंकि उसकी पूजा पाठ कराने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए वो मन बहलाने के लिए खेतों की तरफ जाता है कि जहाँ से खेतों में किनारों पर उग आई झाड़ियों को काट करके थोड़ा पिता के कार्य में मदद करेगा। और वो उसका हशिया में धार सही नहीं होने के कारण वो ले करके धनराम लोहार के यहाँ जाता है। आगे देखते हैं। उनके पिता जब बोलते हैं मोहन के, सुनाते हैं कि एक जगह जाके पूजा करानी है, तो मोहन का आशय बता रहा है। मोहन उसका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैश्विक गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। मतलब पिता की बात सुनने के बाद भी मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुका है, मतलब उसकी धार कम पड़ गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। धनराम उसके बचपन का मित्र है। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब को बोल रहा, वे क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। ये बता रहा है उस ज़माने में शिक्षक का डर शिक्षार्थियों को पूरी ज़िंदगी रहता था। सम्मान रहता था शिक्षक के प्रति। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की अब ये बीती हुई दुनिया में लौट के अपनी पढ़ाई के समय पे बात कर रहे हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेश्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़की को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। ये प्राइमरी की प्रसिद्ध प्रार्थना थी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत
ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। आगे कल पढ़ते हैं।